अंधेरे में खड़े कुछ लोग अजीब से अंदाज में हंस रहे थे और उनके चमकते हुए भयानक दांतों को अंधेरे में भी साफ साफ देखा जा सकता था। एक डरा हुआ लड़का उन सब लोगों के बीच फंसा हुआ था, जिसने वहां से भागना चाहा कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। लड़के ने जैसे ही पलटकर देखा तो देखा एक औरत जिसकी आंखें भी किसी भेड़िए की तरह चमक रही थी और उसके पहने पहने दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। कुछ महीनों पहले शाम का सन्नाटा छाने लगा था। राहुल एक कमरे में बैठा हुआ छत को घूर रहा था। राहुल एक अनाथ लड़का था। बड़ी मुश्किल से उसने ग्रेजुएशन परीक्षा पास की थी और अब वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था। मगर नौकरी के लिए वो कहीं भी जाता उसे हमेशा मायूस होकर लौटना पड़ता। राहुल के पास रहने के लिए उसका खुद का घर भी नहीं था। वो अपने दोस्त के घर में रहता था, मगर कुछ दिनों से उसका दोस्त भी उस घर को छोड़ने का दबाव बना रहा था। राहुल का दोस्त अमित इस वक्त उससे इसी बारे में बात कर रहा था। तभी अचानक अमित के घर की डोरबेल बजी। राहुल उठकर बाहर गेट पर चला गया। उसने देखा दरवाजे पर एक डाकिया खड़ा हुआ था। इस डाकिये के हुलिये को देखकर राहुल को बड़ा अजीब महसूस हुआ। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थी, बाल घुंघराले टाइप के बड़े अजीब किस्म के थे। उसने अपने पैरों में जली हुई चप्पल पहनी हुई थी। डाकिये को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई मुर्दा शमशान से उठकर सीधा यहां चला आया हो। राहुल डाकियों को सवालिया नजरों से देखने लगा। उस डाकिये ने भारी आवाज में राहुल की ओर देखकर कहा, क्या इस घर में कोई राहुल नाम का लड़का रहता है? जी हाँ, मेरा नाम राहुल है। इतना कहकर उस डाकिये ने राहुल को एक लिफाफा पकड़ा दिया। डाकिया राहुल को देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराने लगा। शाम के हल्के अंधेरे में सड़क पर लगे लट्ठे पर लगे बल्ब की रोशनी में उस डाकिये का चेहरा बड़ा ही भयानक लग रहा था। राहुल ने तुरंत उसके हाथ से उस लिफाफे को पकड़ लिया और उस लिफाफे को देखने लगा। तभी राहुल के कंधे पर उसके दोस्त अमित ने हाथ रखा। ये क्या है राहुल? वही देख रहा हूँ यार, इस डाकिये ने अभी अभी मेरे नाम का लिफाफा मुझे दिया। राहुल की बात सुनकर अमित बुरी तरह से चौंक गया। लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। अमित के कहने पर राहुल की नजरें डाकिया को इधर उधर तलाशने लगी, मगर वहां सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। राहुल अपने मुंह में बुदबुदाने लगा। कमाल है, यही तो था, अचानक कहाँ गायब हो गया? अरे चल वो सब छोड़, अब इस लिफाफे को खोलकर देख, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें तेरा अपॉइंटमेंट लेटर हो। काश ऐसा ही हो यार। इतना कहकर राहुल लिफाफे के अंदर रखे हुए लेटर को गौर से पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस लेटर को पढ़ रहा था उसके चेहरे पर एक खुशी की चमक आती जा रही थी। राहुल ने खुशी से अमित से कहा, मेरे बुरे दिन खत्म हो गए अमित, मुझे नौकरी मिल गई। अमित ने भी खुश होते हुए वो लेटर अपने हाथ में ले लिया और वो भी लेटर को पढ़ने लगा। मगर अचानक अमित के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखने लगी और वो राहुल से बोला, जहां तक मुझे याद है तूने अकाउंटेंट की नौकरी के लिए तो कहीं अप्लाई नहीं की थी, फिर उन्होंने तुझे ये लेटर कैसे दे दिया? अरे यार, हो सकता है मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया हो। वो सब छोड़, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मुझे नौकरी मिल गई। मुझे कल से ही ज्वाइन करना है। जैसे ही मुझे अगले महीने की सैलरी मिलेगी मैं तेरे घर को छोड़ दूंगा। मेरी बात का बुरा मत मान यार, जब तक मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं थे मैंने कभी तुझसे जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन अचानक वो गाँव से यहाँ आने वाले हैं। चल कोई नहीं, तेरी नौकरी की खुशी मुझे तुझसे ज्यादा है। अगले दिन राहुल उस लिफाफे में लिखे हुए पते पर पहुंच गया। उसने देखा कि सुनसान इलाके में एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई थी। दूर से उसे उस बिल्डिंग के अंदर कुछ चेहरे नजर आ रहे थे, मगर आसपास सन्नाटा फैला हुआ था। राहुल उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। उसने देखा कि ऑफिस में सभी लोग नीची निगाह किए हुए कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। तभी एक भारी भरकम आदमी जिसकी शक्ल बिल्कुल काली थी राहुल के पास आ गया और घूरते हुए बोला, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, हमारी बॉस तुम्हें बुला रही हैं। उस व्यक्ति ने एक केबिन की ओर इशारा कर दिया। राहुल धीरे धीरे कदमों से उस केबिन के अंदर चला गया। अंदर जाकर राहुल ने देखा एक औरत कुर्सी पर बैठी हुई लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उस औरत ने राहुल को बगैर देखे कहा, बैठ जाओ राहुल। राहुल एक कुर्सी पर बैठ गया और उसने देखा
उस औरत की बड़ी बड़ी आंखें और गोरा चेहरा था, मगर पता नहीं क्यों राहुल को उसके चेहरे को देखकर अजीब सा लग रहा था। उस औरत ने राहुल से कहा, मेरा नाम मारिया है, तुम्हें सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना है और शाम 5 बजे के बाद इस ऑफिस से चले जाना है। सैलरी तुम्हारे अकाउंट में हर महीने आ जाएगी। बस मेरी एक बात याद रखना, 5 बजे के बाद ऑफिस में तुम्हें नहीं रुकना है। अब तुम जा सकते हो। राहुल को अपनी बॉस का बिहेवियर बहुत खराब लगा, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। देखते ही देखते राहुल को उस ऑफिस में काम करते हुए कई महीने हो गए। हर महीने राहुल के अकाउंट में सैलरी आ जाती थी। राहुल ने अब अपने दोस्त अमित का घर छोड़ दिया था और वो किराए के फ्लैट में रहने लगा था। राहुल को उस ऑफिस में जाकर एक बात बड़ी अजीब लगती थी कि उस ऑफिस का कोई भी इंसान एक दूसरे से बात नहीं करता था। उसे उस ऑफिस में काम करते हुए ऐसा महसूस होता था मानो कि वो किसी शमशान घाट पर बैठा हो, जहां हर तरफ मौत का सन्नाटा रहता हो। एक दिन राहुल ऑफिस में अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। राहुल की बॉस मारिया राहुल को यह बोलकर गई थी कि उसे किसी भी कीमत पर आज इस फाइल को कंप्लीट करना है। राहुल अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि इसे वक्त का पता ही नहीं चला। काम पूरा करके राहुल जाने के लिए खड़ा ही हुआ था कि अचानक उसकी नजर ऑफिस की घड़ी पर पड़ी। उसने देखा घड़ी रात के 11 बजा रही थी, मगर अभी भी ऑफिस के सभी लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। राहुल को यह देखकर बड़ा अजीब लगा। अजीब है, रात के 8 बज गए हैं और अभी भी ये सब लोग ऐसे ही बैठे काम कर रहे हैं और मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। अचानक राहुल का मोबाइल बज उठा। राहुल ने नंबर देखा तो कॉल उसके दोस्त अमित का था। राहुल ने उसकी कॉल रिसीव की। हेलो अमित, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। हाँ, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया कि आज तेरा जन्मदिन है। मैं जानता था यार, तेरे दिमाग से उतर गया होगा। मैं इस वक्त कार में हूँ, मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं तुझे आकर रिसीव कर लूंगा। राहुल ने लोकेशन अमित के मोबाइल में सेंड कर दी। राहुल ने मोबाइल पर लोकेशन सेंड की ही थी कि अचानक ऑफिस में बैठे हुए जितने भी लोग थे वो सभी लोग एक साथ राहुल की ओर देखने लगे। अपनी और उन सब लोगों को अचानक इस तरह से देखते हुए देखकर राहुल बुरी तरह से घबरा गया। राहुल ने देखा उन सबके चेहरे बिल्कुल सपाट थे और वो सब राहुल की ओर घूरने लगे। उनके घूरने के अंदाज से राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ऑफिस की लाइट चली गई, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मगर ऑफिस के मंजर देखकर राहुल के रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो गए। उसने देखा ऑफिस में जितने भी लोग बैठे कंप्यूटर पर काम कर रहे थे उन सब की आंखें अंधेरे में किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। राहुल के शरीर में डर से पसीने की धारा बहने लगी। उसकी सांस उसके गले में अटकने लगी। अचानक वो सब लोग उठकर खड़े हो गए और धीरे धीरे करके राहुल के नजदीक आने लगे। राहुल समझ गया कि जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ है। उन लोगों को अपनी तरफ आता देख राहुल पूरी तरह से घबरा गया। आखिर कौन हो तुम लोग? सब राहुल को देखकर अजीब अंदाज में हंसने लगे। राहुल ने भागना चाहा कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। राहुल ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसने देखा कि एक औरत जिसकी आंखें भी किसी भेड़िए की तरह चमक रही थी और उसके पहने पहने दांत बाहर की ओर निकले हुए थे, वो राहुल को देखकर हंसने लगी। राहुल उस औरत को पहचानता था। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी बॉस मारिया थी। अचानक राहुल ने देखा मारिया का चेहरा बेहद भयानक हो गया। मारिया ने भारी आवाज में राहुल की ओर देखकर कहा, मैंने तुमसे मना किया था ना कि शाम 5 बजे के बाद ऑफिस में मत बैठना, और आखिरकार तुमने वही गलती की जो तुमसे पहले और लोगों ने भी की थी। तुम भी अब और लोगों की तरह मारे जाओगे। राहुल कपकपाती हुई आवाज में बोला, आखिर तुम लोग कौन हो? दिन में तुम हमें इंसान कह सकते हो और रात में शैतान। क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि तुम इस ऑफिस में आकर क्या काम करते हो? अचानक राहुल के जहन में एक तेज धमाका हुआ। उसे याद आया कि पिछले कुछ महीनों से वो कंप्यूटर पर केवल उंगलियां चला रहा था, मगर वो कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा था। उसे चाहकर भी याद नहीं आ रहा था। राहुल के चेहरे को देखकर मारिया बेहोशी अंदाज में मुस्कुराने लगी। तुम्हें चाहकर भी कुछ याद नहीं आ पाएगा राहुल, क्योंकि सच तो ये है कि तुम कंप्यूटर पर कोई काम ही नहीं कर रहे थे। तुम्हें यहाँ पर जितने भी लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई जिंदा नहीं है। ये सब मुर्दा हैं
जो इस वक्त तुम्हारे खून के प्यासे हैं। इनमें से कई तुम्हारी तरह इस ऑफिस में काम करने आए थे और यहीं के होकर रह गए, और तुम भी हमेशा इस ऑफिस में रहोगे। मैं तुम्हारा खून पीने के लिए बेताब हूँ। इतना कहकर मारिया ने राहुल का गला कसकर पकड़ लिया। उसकी भयानक सूरत देखकर राहुल के शरीर का खून जमने लगा। ऑफिस के सभी लोगों ने अपनी भयानक चेहरों के साथ उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी अचानक राहुल के कानों में उसके दोस्त अमित की आवाज सुनाई दी। अपनी पूरी ताकत लगा के यहाँ से भाग राहुल। राहुल ने पूरी ताकत से मारिया को धक्का दिया और वो बड़ी फुर्ती से बाहर की ओर भागा। अमित राहुल से मिलने आया था। वो दोनों फुर्ती से उस बिल्डिंग के नीचे कूद गए। कूदने से उन दोनों के शरीर में दर्द तो बहुत हुआ, मगर डर के आलम में वो दर्द उन लोगों को महसूस नहीं हुआ। दोनों बड़ी फुर्ती से कार में बैठ गए। तू तो कहता था कि तू ऑफिस में काम करता है, ये भूतिया ऑफिस है। राहुल कार में ही बेहोश हो गया। आंख खुलने पर उसने अपने आप को अमित के घर पर पाया। अमित के हाथ में एक बेहद पुराना सन 1990 का न्यूज़पेपर था। उसने उस पेपर को राहुल के सामने रख दिया। राहुल न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, बिरला बिल्डिंग में आग लगने की वजह से ऑफिस की बॉस मारिया और उसके कर्मचारी जलकर खाक हो गए। मैंने आसपास के लोगों से मालूम किया तो मुझे पता चला कि मारिया का एक पोस्टमैन हुआ करता था जो जलकर मर गया था। मारिया आज भी गरीब लोगों को उस पोस्टमैन के जरिए अपने ऑफिस में बुला लेती है, और शाम 5 बजे के बाद अगर वहाँ पर कोई रुक जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि उस बिल्डिंग में आग शाम 5 बजे के बाद ही लगी थी। वहाँ के लोगों ने बताया कि आज भी उस बिल्डिंग में लोगों की आवाजें आती है। तू अब तक एक भूतिया ऑफिस में काम कर रहा था। शुक्र मना, अगर मैं नहीं आता तो तू हमेशा के लिए उस भूतिया ऑफिस की गहराइयों में खो जाता। विहान अपने कमरे में बैठा हुआ पेंटिंग कर रहा था। काफी देर मेहनत करने के बाद उसकी पेंटिंग पूरी हो जाती है। उसने पेंटिंग में एक लड़की बनाई थी जो कि मुस्कुरा रही थी। पेंटिंग तो काफी अच्छी बनी है, लेकिन अब मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। ओहो, बोतल में भी पानी खत्म हो गया है। चलो कोई नहीं, मैं किचन से जाकर पानी ले आता हूँ। वो उठता है और किचन में पानी लेने के लिए चला जाता है, और जब बोतल में पानी भरकर वापस कमरे में आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि पेंटिंग में मुस्कुराती हुई लड़की अब रो रही है और उसकी आंखों से खून भी बह रहा है। ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? ये पेंटिंग तो ऐसी नहीं थी। वह डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो अंदर ही रह जाता है। अजीब अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। जब वो उस पेंटिंग की तरफ देखता है तो उस पेंटिंग में बनी हुई लड़की की शक्ल बार बार बदल रही थी, जो कि काफी भयानक लग रहा था। कौन हो तुम? कौन हो और क्या चाहती हो? मुझे जाने दो, यहाँ से जाने दो। और तभी अचानक से अजीब आवाज आनी बंद हो जाती है और शांति छा जाती है, और वो पेंटिंग भी पहले जैसी हो जाती है। लगता है मुझे कोई भ्रम हुआ था। शायद मैं काफी थक गया हूँ और नींद पूरी ना होने के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये तो बस मेरा वहम था। और वो चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी उस पेंटिंग में से एक लड़की का भूत बाहर आने लगता है। तुम? और वो भूत विहान के ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लग जाता है और विहान की वहीं पर डेथ हो जाती है। विहान के बोलने से ऐसा लगा कि विहान उसे जानता था। आखिर वो लड़की कौन थी जो भूत बन गई थी? विहान से उसका क्या रिश्ता था? संजय, जो कि एक साइंटिस्ट है, वो विहान के छोटे भाई मन्नू के पास जाता है। मन्नू के बचपन में ही उसकी मां की डेथ हो गई थी। बेटा, इतने परेशान मत हो तुम, सब ठीक हो जाएगा। अब इस परिवार में केवल हम दोनों ही जिंदा बचे हैं। लेकिन चाचा जी, सब कुछ ठीक कब होगा? हमारे घर को तो किसी की नजर लग गई है। देखिए ना, पहले चाची जी, नैना और मेरे पापा प्लेन क्रैश में मारे गए, और अब मेरे बड़े भैया भी मारे गए। लेकिन बेटा, तुम्हारे भाई की मौत का कारण तो पता ही नहीं लग रहा। कहीं ये नेचुरल डेथ तो नहीं? नहीं चाचा जी, ये नेचुरल डेथ नहीं है। मुझे लगता है कि कोई हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि मुझे आजकल घर में अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो या मुझ पर नजर रख रहा हो।
अरे मन्नू, ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। कुछ दिन बाद आधी रात के 3 बजे मन्नू को किसी लड़की के दौड़ने और हंसने की आवाज आती है। इतनी रात को ये आवाज, वो भी घर में, कहाँ से आ रही है? मन्नू अपने कमरे से बाहर जाता है तो देखता है कि सफेद गाउन पहने हुए एक लड़की भागती हुई जा रही है। मन्नू जल्दी से उसके पीछे जाता है और देखता है कि लड़की एक दीवार के अंदर चली गई है। वो उसका पीछा करते करते उस दीवार तक पहुंच जाता है और तभी उसे दीवार की दूसरी ओर से अजीब आवाजें आने लगती है। अरे, ये दीवार कहाँ से खुलती है? ये लड़की दीवार में कैसे चली गई? ऐसा कैसे हो सकता है? वह दीवार पर यहां वहां अपना हाथ मारता है। तभी दूसरी तरफ से भी दीवार पर किसी के हाथ मारने की आवाज आती है। मन्नू जितनी बार दीवार पर हाथ मारता है उतनी बार दीवार की दूसरी तरफ से किसी के हाथ मारने की आवाज आती है। इसका मतलब इस दीवार के पीछे कोई जगह है, लेकिन इतने सालों में इस घर में रहने के बावजूद भी मुझे ये क्यों नहीं पता लगा? मुझे पता लगाना ही होगा इसके पीछे कौन है। मनु बेटा, यहाँ आओ। अरे, ये तो नैना की और चाची की आवाज है। इसका मतलब वे जिंदा है। मुझे बताइए, मैं कहाँ से आऊं अंदर? इस दीवार से अंदर आने का रास्ता बताइए। लेकिन मन्नू को कोई जवाब नहीं मिलता है। बताइए ना चाची जी, नैना बोलो ना, इसका रास्ता कहाँ से है? पहले तो उसे यकीन नहीं होता और वो उनकी आवाज सुनने के लिए वहीं पर रुक जाता है। फिर उसे दीवार के पीछे से अजीब तरह की आवाजें आने लग जाती है। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं दीवार में कान लगाकर सुनता हूँ। हाँ। और वो जैसे ही अपना कान दीवार में लगाता है वैसे ही उस दीवार की दूसरी तरफ से भयानक तेज आवाजें आने लग जाती है। मनु, मैं आ रही हूँ। तभी उसे अपने ऊपर से आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज तो ऊपर से आ रही है। मनु जैसे ही ऊपर देखता है तो दीवार पर नैना का भूत होता है जो दीवार से चिपका हुआ था और वो भूत बहुत ही भयानक तरीके से मन्नू की तरफ देखकर हंस रहा था। यह देखकर वो काफी डर जाता है और जल्दी से अपने रूम में वापस चला जाता है। मन्नू चिल्लाते हुए भाग जाता है। नैना का भूत भी दीवार के ऊपर भागते हुए उसका पीछा करता है। तभी उसकी चीखों की आवाज सुनकर उसके चाचा संजय वहां पर आ जाते हैं। मन्नू उनसे टकरा जाता है। क्या हुआ मन्नू, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और किससे भाग रहे हो? नैना का भूत है यहाँ, मैंने देखा है उधर दीवार पर। लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है चाचा जी, मैंने खुद देखा है, वो मेरा पीछा कर रहा था। बेटा, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। भूत भूत कुछ नहीं होते, देखो तुम उधर एक बार, कुछ भी नहीं है। मन्नू दीवार की तरफ देखता है, वहां कुछ भी नहीं होता। देखा, मैंने कहा था ना, लगता है काफी दिनों से तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। चलो अब जाकर सो जाओ। मन्नू अपने कमरे में चला जाता है। उसे उस रात नींद नहीं आती और वो बस इसी बारे में सोचता रहता है। ये सब कैसे पॉसिबल है? ये क्या हो रहा है? वो सब तो मर चुके हैं ना। तभी आधी रात में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वह चुपके से देखता है तो उसके चाचा जी उसी दीवार की तरफ जा रहे होते हैं। वो अपने चाचा का पीछा करता है। उसके चाचा वहां लगी एक तस्वीर को हटाते हैं और उसके पीछे के बटन दबाते हैं, जिससे दीवार थोड़ी सी खुल जाती है और वहां एक दरवाजा बन जाता है। मन्नू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। इतने सालों में मुझे कभी पता नहीं लगा कि यह जगह चाचा जी की है। कुछ तो है जो चाचा जी मुझसे छिपा रहे हैं। वो दोबारा अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन, चाचा जी, मैं प्रदीप के घर स्टडी के लिए जा रहा हूँ। ओके, उसका बर्थडे है तो मैं कुछ दिन वहीं पर रहूंगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। और मन्नू प्रदीप के घर चला जाता है। वो प्रदीप के पापा को सब कुछ बता देता है। मुझे लगता है मेरे चाचा जी ने ही सबको मारा है। मुझे अब उस घर में बहुत डर लगता है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ बेटा, लेकिन बिना सबूत के हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, पहले हमें सबूत जुटाना होगा। ओके अंकल। 2 दिन बाद मन्नू अपने घर जाता है। तभी एक दिन मन्नू को उस कमरे में जाने का मौका मिल जाता है। वो उस घर के अंदर जाने से पहले अपने दोस्त प्रदीप को एक मैसेज कर देता है कि वो उस सीक्रेट कमरे में जा रहा है। मन्नू जैसे तैसे करके उस कमरे के अंदर चला जाता है और जब वो वहां जाता है और देखता है कि वो उस घर के चाचा संजय की एक्सपेरिमेंट लैब थी,
वहां बहुत से केमिकल्स और मशीनें रखी हुई थी। तभी मन्नू खुश हो जाता है क्योंकि उसे वहां पर नैना मिल जाती है जो अपने बालों को कैंची से काट रही थी। अचानक नैना मन्नू की तरफ देखती है और तभी नैना का चेहरा बेहद डरावना हो जाता है। उसके चेहरे पर बहुत सारे घाव और निशान थे और उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था। नैना भयानक तरीके से हंस रही थी और तभी मन्नू की नजर वहां एक तरफ रखी नैना और उसकी चाची की सड़ी गली हुई लाश पर जाती है। यह देखकर मन्नू और ज्यादा डर जाता है। तभी मन्नू वापस भागने लगता है और पीछे उसकी चाची का भूत खड़ा हो जाता है जो दिखने में बहुत ही डरावना था। उसके शरीर और चेहरे पर बहुत सारे घाव थे और उसकी एक आंख भी नहीं थी। मन्नू जोर से चिल्लाता है लेकिन उसकी चाची का भूत उसे पकड़ लेता है। चाची जी, मुझे छोड़ दीजिए। तुमने अच्छा नहीं किया, मारे जाओगे सबके सब, हमारे साथ चलोगे। चाचा जी प्लीज बचाइए, प्लीज चाचा जी मुझे बचाइए। और नैना का भूत उसके कंधों पर बैठ जाता है। मन्नू जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है लेकिन फिर भी संजय वहां नहीं आता। वो तो सीसीटीवी कैमरे से ये सब कुछ बड़े मजे से देख रहा था। थोड़ी देर बाद मन्नू को होश आता है और वो देखता है कि वहां कोई भूत नहीं होता। वो जल्दी से वहां से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ जाता है। तभी एक भूत उसका पैर खींच लेता है और उसे घसीटते हुए बहुत दूर ले जाता है। मन्नू चिल्लाता जाता है लेकिन संजय उसकी इस हालत के मजे ले रहा था। तभी इसी बीच मन्नू ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगता है और भूत उसे छू नहीं पाते। थोड़ी देर में फिर से दोनों भूत गायब हो जाते हैं। तभी मन्नू पास में रखे हुए एक लैंडलाइन फोन से प्रदीप को फोन लगाता है लेकिन प्रदीप तो अपना फोन घर पर ही भूल गया था। तभी सही समय पर इंस्पेक्टर जतिन वहां मन्नू के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उसने प्रदीप के मोबाइल में मन्नू का मैसेज पढ़ लिया था। मिस्टर संजय, मन्नू कहाँ है? मन्नू तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है। आप अभी जाइए, थोड़ी देर बाद आइएगा। चुपचाप जल्दी से बता कहाँ है मन्नू, वरना तू जिंदा नहीं रहेगा। और संजय ना चाहते हुए भी जतिन को सीक्रेट रूम में ले जाता है जहां पर मन्नू अधमरा पड़ा हुआ था। मन्नू को उठाने में मेरी मदद करिए, नहीं तो ये राज मैं अभी सभी को बता दूंगा। जल्दी! और ना चाहते हुए भी संजय को उसकी मदद करनी पड़ती है। तभी संजय बिल्कुल पागल हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और इसी बीच अचानक से वो जतिन पर चाकू से वार करता है लेकिन हाथापाई में उल्टा संजय को ही चाकू लग जाती है। उन दोनों लाशों को जला दो, वहां अलमारी में जलाने का सामान रखा है। नहीं जलाओगे तो ये भूत यहां से कभी नहीं जाएंगे। मुझसे गलती हो गई, मैं इन्हें जिंदा करना चाहता था लेकिन अब ये बात मेरे बस से बाहर हो चुकी है। सब बर्बाद हो गया। जतिन जल्दी से अलमारी खोलता है और उसमें से मिट्टी का तेल और माचिस निकाल लेता है। वो उन लाशों पर मिट्टी का तेल गिरा देता है और आग लगा देता है। थोड़ी देर बाद संजय की पत्नी और बेटी नैना उसके चारों ओर चक्कर लगाने लग जाते हैं और फिर वो संजय की आत्मा को लेकर कहीं गायब हो जाते हैं। आखिर ये सब क्या था? जल्दी से मन्नू को हॉस्पिटल ले जाना होगा। एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। मन्नू, अब सब कुछ ठीक हो गया है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जांच से पता चला कि तुम्हारे चाचा जी एक बेहद ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने अपनी मरी हुई बेटी और पत्नी को जिंदा किया था। लेकिन इस काम के लिए उन्होंने अपने ही घर में नेगेटिव एनर्जी को अलाउ किया, जिससे तुम्हारे घर में वो सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी। तुम्हारे चाचा प्लेन क्रैश में अपने परिवार को खोने के कारण बहुत डिप्रेशन में थे, तभी उन्होंने ये सब किया। तो इसका मतलब मेरे भाई को उन्होंने नहीं मारा? ये भी नैना या चाची के भूत नहीं किया होगा? हाँ मन्नू, हो सकता है। संजय के एक एक्सपेरिमेंट ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। अब मन्नू बिल्कुल अकेला रह गया था। आज की कहानी नीरज नाम के एक लड़के की है जो केरल के एक सुनसान अंधेरे रास्ते पर चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ खड़ा है। हेल्प! हेल्प! कोई है यहाँ? 3 साल पहले, उस समय नीरज की उम्र लगभग 23 साल की थी। दरअसल नीरज अपने बड़े भाई रमन के साथ मामा के लड़के की शादी में जा रहा है और दोनों बस से मामा के गांव जा रहे हैं। उसके मामा के गांव जाते वक्त रास्ते में एक जंगल पड़ता था
मैं आपको बता दूं कि यह जंगल बहुत सारी भूतिया घटनाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बात से नीरज और उसके भाई रमन बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ ऐसी कोई घटनाएं होती है। वहां सड़क पर जगह जगह बोर्ड लगे थे जिन पर लिखा था इस जंगल में ना आए। भैया, ये जगह जगह जंगल में ना आए के बोर्ड क्यों लगे हैं? ऐसा भी क्या है यहाँ? अरे तू भी कमाल की बात करता है। जंगल में जंगली जानवर होते हैं तो बोर्ड तो लगाएगी ही सरकार। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है कि जंगली जानवरों से सावधान रहे। छोड़ ना नीरज, हमें कौन सा यहाँ जाना है। कुछ देर बाद दोनों मामा के घर पहुंच जाते हैं। अरे वाह, आ गए तुम दोनों, बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरी बहन और जीजा जी कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? मामा जी, मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो इतने दूर सफर करके नहीं आ सकती, और पापा भी घर पर ही उनका ध्यान रख रहे हैं। हाँ, तभी उन्होंने हम दोनों को भेज दिया। अरे भैया, आप दोनों आ गए, वाह क्या बात है। अब आएगा असली मजा तो। ये अच्छा, कोई बात नहीं बच्चों, मैं बात कर लूंगा तुम्हारी माँ से। अब तुम दोनों कुछ खाओ पियो और खूब रौनक लगाओ शादी में। चलो नीरज और रमन भैया, हम चलकर जरा शादी की महफिल जमाएं और रौनक लगाएं। ये मजा आ गया आज तो, बहुत नाचे सब और खूब मनोरंजन भी किया सबने। शादी के अगले दिन रमन और नीरज अपना सामान पैक कर रहे हैं और वापस घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। तभी वहां नीरज के मामा आ जाते हैं। अरे ये क्या बात हुई, तुम दोनों वापस जा रहे हो? हाँ मामा जी, शादी तो हो गई, अब जाना ही है। ये गैरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अरे असली काम तो शादी के बाद होता है, यहाँ सब संभालने में कौन मदद करेगा मेरी? ऐसी बात नहीं है मामा जी, मम्मी की भी तबीयत खराब है और पापा भी अकेले हैं ना। अच्छा ऐसा करते हैं रमन, तू यहाँ रह के मामा जी की मदद कर और मैं घर जाता हूँ, फिर तू आ जाना 4-5 दिनों में काम करवा के। हाँ, ये ठीक रहेगा। नीरज अपना सामान पैक करता है और बस स्टैंड के लिए निकल पड़ता है। गांव जाते वक्त तो उन दोनों को सफर में कोई भी परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि उसके साथ उसका भाई रमन भी था। लेकिन गांव से वापस लौटते वक्त नीरज अकेला था। नीरज पहली बार इतनी दूर अकेले सफर कर रहा था और उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। सफर काफी लंबा था और वो सफर करते करते काफी थक चुका था। इसी बीच उसे बहुत जोर की प्यास लगी, लेकिन उसकी बोतल का पानी भी बिल्कुल खत्म हो गया था। उस समय रात के 2:30 बज रहे थे और कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। वो सोचता है कि जब बस कहीं रुकेगी तो वहीं से पानी भर लेगा। और तभी कुछ समय बाद एक छोटे से टी स्टॉल के पास बस रुकती है। नीरज काफी खुश हो गया था, क्योंकि अब उसकी प्यास बुझने वाली थी। बस से उतरने के बाद वो अपने सिर को बाएं दाएं घुमाता है और देखता है कि वहां थोड़ी दूर पर एक नारियल पानी वाला है, लेकिन उसे आसपास कहीं भी पानी भरने के लिए कोई नल नहीं दिखता है। तो वो उस नारियल पानी वाले के पास जाता है। अरे क्या बात है भाई, बहुत सुनसान इलाका है, पानी तक नहीं दिख रहा है कहीं। यहाँ कोई आता जाता नहीं है क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आते तो हैं, लेकिन अभी रात का समय है तो कम ही लोग दिखते हैं। बस ऐसा ही है भैया। पानी तो मेरे पास है, मुझे 2 बोतल मैं भर कर ला देता हूँ। पर तुम्हारे पास कहाँ है पानी? भाई यहाँ थोड़ा आगे जाकर नल लगा है, वहाँ से भर कर ला देता हूँ। आप चाहो तो साथ चल सकते हो। लेकिन मुझे तो जंगल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो तुम ही ले आओ पानी, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। नारियल वाला बोतल भरने चला जाता है। नीरज इंतजार करने लगता है, लेकिन कुछ देर तक वो आदमी वापस नहीं आता है। नीरज भी उस रास्ते पर आगे चल पड़ता है। वह बस से दूर पहुंच जाता है। नीरज थोड़ा आगे जाता है तो वो आदमी उसे हाथ में बोतल लिए वापस आता दिखाई देता है। लो भाई, कहा था ना मैंने, पानी है यहाँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लो पी लो। नीरज बोतल से पानी पीने लगता है, लेकिन जैसे ही मुंह में पानी डालता है तभी वो पानी खून बन जाता है और वो नारियल वाला आदमी वहां से गायब हो जाता है। नीरज बहुत डर जाता है और बोतल को दूर फेंक देता है। तभी वो मुड़कर बस की तरफ भागता है और देखता है कि बस वहां नहीं होती और ना ही कोई टी स्टॉल और ना ही कोई लोग। वो एक सुनसान सड़क पर जंगल से घिरा हुआ अंधेरे में खड़ा है। हेल्प हेल्प, कोई है यहाँ? तभी उसे जंगल में थोड़ी रोशनी दिखाई देती है। लगता है वहाँ कोई घर या लोग हैं।
तभी रोशनी दिखाई दे रही है, वहीं जाकर मदद मांगता हूँ। वह जंगल में अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे जैसे वो आगे जाता है वो रोशनी गायब हो जाती है। अचानक से उसे जंगल में एक स्त्री दिखाई देती है जिसके साथ एक छोटा बच्चा है। उस बच्चे की उम्र करीब 5 साल की लग रही थी। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच्चा उसी स्त्री का है। उस स्त्री ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसकी उम्र करीब 28 साल की लग रही थी। नीरज को यह देखकर तो अच्छा लगा कि उसके अलावा कोई और भी उसके साथ है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि वो औरत जंगल में क्या कर रही थी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं क्यों वो स्त्री बार बार नीरज को घूरे जा रही थी और उसका बच्चा भी उसे ही देखे जा रहा था। उस बच्चे को देखकर नीरज थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन वह बच्चा तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। बड़ी अजीब बात थी। जी, आप इस वक्त जंगल में क्या कर रही हैं? चले जाओ यहाँ से तुम। लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खड़ी रहती है। देखिए, हमें उस तरफ जाना चाहिए। वहाँ सड़क है, वहाँ से हमें मदद मिलेगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। आप भी जंगलों में खो गई थी क्या? मैंने कहा ना कि चले जाओ यहाँ से, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? नीरज भी उसके पीछे जाता है और सड़क पर खड़ा रहता है। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद उसे हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। लगता है कोई बस आ रही है, हम उसे रोक लेंगे। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, तुम बस जाओ यहाँ से मुझसे दूर। तभी नीरज को दूर से बस आती हुई दिखाई देती है। वो औरत अपने बच्चे के साथ भागती हुई बस की तरफ जाती है। नहीं, रुको! वह भागकर उनके पास जाता है और जाकर बच्चे को पकड़ता है। और इसी बीच नीरज को उन दोनों का असली चेहरा भी दिखाई देता है, जो कि बेहद डरावना और खूंखार लग रहा था। उस स्त्री का चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, जिसमें खून ही खून लगा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका चेहरा किसी चीज से कुचल दिया गया हो और उसकी एक आंख की जगह खोखली थी। उसके बाल तो किसी जानवर के जैसे लग रहे थे। मार डालो मेरे बेटे को। वहीं दूसरी ओर उसके बेटे का एक हाथ गायब था और सिर पर भी किसी गहरी चोट का निशान था। मुझे और मेरे बेटे को मार डाला, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह दृश्य देखकर नीरज की आंखें फटी की फटी रह जाती है और साथ ही उस वक्त वो अपने हाथ पैरों को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। अचानक से उसके चारों ओर का वातावरण बिल्कुल बदल गया था। उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिससे उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। मैंने बोला था तुझे कि चले जा यहाँ से, पर तूने नहीं सुना। अब तुझे भी बाकी सबकी तरह मरना होगा। नीरज पीछे हट जाता है और वो बस उन दोनों के आर पार हो जाती है। नीरज काफी डर जाता है और उसके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। वह बस भी नीरज के लिए नहीं रुकती है। नीरज तेजी से भागता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वो औरत और उसका बच्चा पीछे आ रहे होते हैं और उनके पैर भी उल्टे होते हैं और लंबे लंबे कदमों से उसकी तरफ आ रहे होते हैं। मुझसे बचकर इस अंधेरे में और कहाँ जाएगा तू? काफी दूर तक भागते हुए नीरज की सांस फूल जाती है और वो हांफने लगता है, लेकिन वो फिर भी भागता रहता है और वो औरत और बच्चा अभी भी उसके पीछे होते हैं। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और मेरे पुराने रूप में मेरा पीछा करके तूने अपनी मौत को बुलाया है। तू मुझसे अब नहीं बच सकता। तभी थोड़ा आगे जाकर एक और बस आकर नीरज के पास रुक जाती है। क्या हुआ भाई साहब, कहाँ भाग रहे हो? इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो? आओ बस में बैठो। घबराया हुआ नीरज बस में बैठ जाता है। आखिर ऐसा क्यों था? यही प्रश्न नीरज के मन में बार बार आ रहा था। नीरज उस कंडक्टर को सारी घटना के बारे में बताता है। देखिए, आप पहले व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ। असल में वो जगह भूतिया है। आज से 5 साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से ये जगह भूतिया बन गई। आप पहले इंसान नहीं है जिसके साथ ये सब हुआ। नीरज ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ था, क्या आप जानते हैं? तब वो कंडक्टर उसे एक सच्ची घटना सुनाता है, जिसे सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है। आज से 7 साल पुरानी बात है। एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे को लेकर बस से शहर जा रहा था। तभी रास्ते में बस रुकी
तो बच्चे ने खाने की चीज की जिद की और वो आदमी बस से उतरकर उसके लिए कोई चीज लेने चला गया। वहां बहुत भीड़ थी, उसे थोड़ा वक्त लग रहा था। तब वो बच्चा भी अपनी सीट से उतरकर भागने लगा और उसकी माँ भी पीछे भागी। दोनों माँ बेटे बस से उतर गए, लेकिन वो आदमी तो कहीं दिखाई नहीं दिया। वो औरत अपने बच्चे को लेकर यहाँ वहां ढूंढने लगी। ढूंढते हुए वो जंगल में पहुंच गई। इतनी देर में तो बस भी निकल गई। वो औरत वापस सड़क पर आकर अपने पति का इंतजार करने लग गई। तभी वहां एक और बस आ रही थी, तो उस आदमी ने चुपके से आकर अपनी पत्नी और बच्चे को बस के आगे धक्का दे दिया। वो आदमी अपने बच्चे और पत्नी को मारना ही चाहता था, इसलिए गायब होने का नाटक कर रहा था। पर क्यों? ये तो नहीं पता। बस इसी वजह से उन दोनों माँ बेटे का भूत कई लोगों को दिखाई देता है। और एक सच्चाई ये भी है कि उनके झांसे में आकर उनको बचाने के चक्कर में कई लोगों ने जान गंवा दी है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। नीरज को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो बच गया था, यह अच्छी बात थी। फिर नीरज उस रात की पूरी घटनाओं को एक बार फिर से याद करता है और डर से कांप उठता है। वह बस एक सीट के कोने में सहम कर बैठ जाता है, मानो उसे अभी भी यकीन ना हो रहा हो कि उस डरावने मंजर से गुजरने के बाद भी वो जिंदा कैसे है। नीरज उसी बस में रात भर सफर करने के बाद अगली सुबह अपने शहर पहुंच जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।